ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट एक बार मैं सभी का नाम पढ़ लेता हूं, स्टार्टिंग से चैट लगा लेते हैं। ओके, लक्ष्य, नीलेश, मुकेश, गणेश, राजकुमार, अनिकेत, क्षत्रिय कुंदन, चंदन, ओके, प्रकाश, प्रदीप, पिंटू, गणेश हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है। टेक्निकल नीतीश, गोविंद कुमार, ओके, पवन यादव, ओमवीर सिंह, और देख लेते हैं कोई और जुड़ा है नया तो माही, गोविंद कुमार, कुंदन यादव, ओके, क्रैक सोल्जर, ओके, माही, विष्णु ठाकुर, दीपक बोरा, यादव सुनील, ओके, एंड नीरज कुमार। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिए सभी को साउंड और वीडियो क्लियर है। अगर कहीं पर भी कुछ नॉइज है तो जरूर बताएं ताकि हम क्लास को फिर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। डेनिम सोल्जर, चलिए जय हिंद, सभी को जय हिंद। ओके, चलिए आई थिंक सभी बच्चे जुड़ गए हैं। गुरुदेव कहाँ हो आप? इधर ही है, हम कहाँ गए? ठीक है, चलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ऑल क्लियर, गुड। ओके, कल की क्लास में अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हमने अब अपवर्तन देख लिया था। तो कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, तो आज मैं कुछ डायग्राम भी लेके आया हूँ। कल हमने अपवर्तन की कुछ चीजें समझी थी कि अपवर्तन होता क्या है। तो इसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। स्विमिंग पूल की जो जहाँ पर पानी भरा होता है उसका जो गहराई होती है वो आपको ऊपर दिखाई देती है। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, समझ लो इस फिश पॉन्ड के अंदर ये मछली आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना। पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? अपवर्तन के हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लिया था, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये चीज भी आपको मैंने बताई थी, मिराज का बनना, है ना। डेजर्ट जो होते हैं जहां पर आपके हाँ बिल्कुल, जहाँ डेजर्ट होते हैं वहीं पर ये बनता है। और इस मिराज के अंदर आपको जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी परछाई दिखा देती है जिसपे हमें लगता है कि यहाँ पर कोई पानी है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इल्यूजन है, एक तरीके का हमें भ्रम होता है, ठीक है। दूसरी एक और चीज, और कहाँ पर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा, हीरे का चमकना जो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख ली थी। फिर क्रांतिक कोण के बारे में बात करा था। तो अगर क्रांतिक कोण जो होता है वो आपका आई अगर क्रांतिक कोण से छोटा है तो ये ऊपर जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर है तो ये प्रकाश 90 डिग्री पर हो जाएगा, और अगर आपका आई क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो वो उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। तो ये क्रांतिक कोण के बारे में भी बात हमने कल करी थी, तो उसका ये डायग्राम आपके सामने है। चलिए, कल जाते जाते मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकिरणन के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब इस बारे में हम अगर बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम इस बारे में अगर बात करें, हाँ चलिए ओके, तो कल जाते जाते मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकिरणन के बारे में बात करी थी। तो प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जब प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में गुजरती है जहां पर धूल या अन्य पदार्थों की सूक्ष्मतम कण होते हैं, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर यानी कि इनसे कोलाइड कर ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। तो असल में यहाँ पर क्या चीज समझ में आपको आनी है कि यहाँ पर आपको यह देखना है कि जब भी कोई लाइट किसी भी सोर्स यानी कि स्रोत से आती है और वो किसी ऐसे माध्यम में आती है जहां पर, ऐसे मीडियम में आती है जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, और उन कण से वो टकराकर, प्रकाश उन कण से टकराकर फैल जाता है यानी कि स्कैटर हो जाता है। तो इस इवेंट को, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकिरणन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये आपके सामने एक फॉर्मूला है। तो होता क्या है कि जो छोटी छोटी वेवलेंथ होती हैं, जो कम वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं या जो लाइट होती है वो आपकी स्कैटर कर जाती है, और जो बड़ी वेवलेंथ यानी कि ज्यादा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है वो उसको बिना स्कैटर किए फैले हुए वो उसको छोड़कर आगे की तरफ आ जाता है। तो यही एक कारण है कि सूर्य से निकली हुई, देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे 7 कलर होते हैं, पर मैं अभी आपको फिर बता देता हूं। विबग्योर, है ना, विबग्योर में यानी कि वॉयलेट, बैंगनी, इंडिको,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी होती है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आर की होती है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो कम वेवलेंथ वाली होती है ये सबसे ज्यादा स्कैटर यानी कि इनका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। तो जैसे ही लाइट इन कणों से टकराती है तो ये वाली लाइट यानी कि इंडिको, जिसको हम ब्लू भी बोलते हैं, लगभग ब्लू जैसा शेड होता है, तो ये वाली जो होती है इनसे टकराकर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो टकराकर ये फैल जाती है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है जिनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो बिना टकराए यहाँ से निकल आती है। तो यही चीज होती है कि इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आप नीचे भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट आई तो रेड वाली जो लाइट होती है वो आराम से सीधी सीधी चली गई, पर ये जो ब्लू वाली लाइट है, ब्लू वाली लाइट जो होती है वो स्कैटर सबसे ज्यादा होती है यानी कि उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और अगर प्रकीर्णन ज्यादा होगा इसका मतलब वो उस पूरे माध्यम में फैल जाएगा, तो वो कलर उस पूरे माध्यम में फैल जाएगा और हमें वो माध्यम वैसे ही कलर का दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश जब फैल जाता है, प्रकाश का कोई एक कलर जो होता है वो फैल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा आपका माध्यम यानी कि मीडियम उसी कलर का आपको दिखाई पड़ता है। अब इससे बात समझने वाली है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो कल मैंने जाते जाते आपको एक चीज समझाई थी और वही ये डायग्राम भी अब मैं लेके आया हूं। पहला था कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसका नीला रंग दिखाई देता है? आकाश का। तो होता क्या है कि आकाश आपको जो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपको अगर ब्लू दिखाई देता है, इसके पीछे का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि आसमान का नीला दिखाई देना, स्काई का ब्लू दिखाई देना, ये कौन सा इवेंट है, कौन सी चीज इसमें है। ठीक है, तो इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर लेंगे। अब होता क्या है, वही मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, तो पूरे वातावरण में एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो हमें पूरा एटमॉस्फेयर ब्लू दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है वो ब्लू कलर का है, नहीं, उसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो वो ब्लैक यानी कि काला हमें नहीं दिख के क्या दिखता है? ब्लू। तो इसका मतलब होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है सूर्य उगते व छिपते समय लाल दिखाई देता है। इसका भी यही सेम रीजन है कि जब सूर्य उगता है, इसका मैंने यहाँ पर एक आई थिंक फोटो भी डाली होगी, है ना, जब सूर्य जो होता है आपका ये सनसेट करता है यानी कि जब ये डूबता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपका सूर्य जो होता है वो डूबता है तो ये जो लाल प्रकाश है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये आप तक पहुंच जाता है। बाकी सारे कलर जो होते हैं वो फैल जाते हैं तभी, क्योंकि उनका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये चीज ये ध्यान रखना कि लाल कलर ही आप तक पहुंच पाता है, इसका मतलब आपको वो सूर्य कैसा दिखता है? लाल कलर का दिखता है। तो लाल कलर का दिखना सूर्य का सनसेट के समय, उसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब ये स्काई का ब्लू दिखना और सनसेट का रेड दिखना, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, रेलिंग का स्कैटरिंग भी बोलते हैं। बाकी इतना आप पढ़ो तो भी ठीक है, अदरवाइज स्कैटरिंग कर लोगे तो भी बहुत है। तो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन ही कारण होता है स्काई का ब्लू दिखना और सनसेट का रेड दिखना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे प्रश्न है, तो जिसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य की रक्त वाहिनियां नीली दिखाई देती है, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये तथ्य। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है इसलिए खतरे के निशान, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कई बार देखा होगा कि जो डेंजर के साइन होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो डेंजर के साइन होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि यार ये बहुत कुछ स्टॉप है, यहाँ पर मतलब देख के इसको रुकना है। तो अगर आप एक लाल कलर का कोई सिग्नल देखते हैं, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, आपने ट्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं वो देखे होंगे, तो दो तरीके के आपको सिग्नल देखने को मिलते हैं, एक आपको हरा देखने को मिलता है और एक आपको ग्रीन देखने को मिलता है। अब इसको लाल ही क्यों रखा, उसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन है, एक बहुत कह सकते हो भौतिकी कारण है। ऐसे नहीं कि मर्जी आया तो लाल रख दिया, नहीं, लाल रखने का एक कारण है और उसका कारण आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर यह है कि रेड क्यों यूज करते हैं? डेंजर का साइन। अच्छा, इसको डेंजर का साइन, खतरे का चिन्ह क्यों बोला जाता है? उसका कारण यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन चला रहे हो, यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है, अब ये ट्रेन आ रही है और यहाँ पर एक सिग्नल लगा हुआ है, इस सिग्नल पर आपकी लाइट है रेड। अब होता क्या है कि बीच में तो माध्यम है, बीच में तो माध्यम है, तो होगा क्या, ये रेड लाइट जब इसमें से जाएगी, बेसिकली अगर कोई लाइट इसमें से जाएगी तो ये लाइट जो है बाकी सारे कलर इसके अंदर इसका प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, बट लाल कलर जो होता है वो उसको दूर से भी दिखाई दे जाएगा।
अब लाल कलर दूर से दिखाई क्यों देता है? उसका कारण ये है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि लाल कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो दूर से भी लाल कलर आपको दिख जाता है। समझ लो आगे से पटरी टूटी हुई है या फिर कोई और ट्रेन आ रही है, तो वो दूर से ही आपको बता देगा कि लाल चिन्ह का मतलब है हमें रुकना है। तो लाल को हम इसलिए रखते हैं कि इंसान को पहले से ही हम आगाह कर दें कि सामने कोई खतरा है, और सामने अगर कोई खतरा है इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि वो उसको दूर से देख ले, दूर से स्पॉट कर ले। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि खतरे का चिन्ह हम लाल क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लाल होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा का मतलब उसकी स्कैटरिंग, उसका प्रकीर्णन कम। तो जितना कम प्रकीर्णन होगा उतना ही वो दूर से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यही कारण है जिसकी वजह से हम खतरे का निशान यानी कि डेंजर का साइन रेड बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस पे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण है जिसपे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्रकीर्णन की बात करते हैं, जब हम स्कैटरिंग की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्कैटरिंग की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम स्कैटरिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि प्रकाश के सभी सातों रंगों का प्रकीर्णन अवरोही निम्न प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पगड़ी में, हाँ बिल्कुल रेड है, हाँ रेड है, बिल्कुल सही बात है, खतरा नहीं हूं, बट मैं डोंट वरी, मेरे पगड़ी का कलर तो रेड है बट मैं खतरे का निशान नहीं हूं। ठीक है, ये एक निशान है जिससे आपको मतलब है कि आपको पढ़ना है। येलो कलर की होती है, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है माही, येलो कलर को एक स्टैंडर्ड साइन बना दिया है, एग्रेसिव कलर नहीं है ऐसा, जिसका मेरे हिसाब से तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। आप खतरे की निशानी दे रहे हैं। खतरे की निशानी यह है कि आप पढ़ना है, आपको मेरे को देखते ही आपको पढ़ाई आ जानी चाहिए याद। ठीक है, चलिए अब इधर समझो। देखो जब भी एक व्हाइट प्रकाश आता है, जब भी एक श्वेत प्रकाश आता है यानी कि एक व्हाइट लाइट आती है, तो वो 7 कलरों में विभाजित होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम प्रिज्म के अंदर देखते हैं। तो प्रिज्म के अंदर क्या बेसिकली आपको ये समझना है कि प्रकाश के अंदर ये कुल इतने तरह की तरंग होती है। असल में कलर नाम की कोई चीज नहीं होती है, असल में प्रकाश के अंदर अलग अलग तरंग दैर्घ्य की वेव होती है यानी कि तरंग होती है। अब हर वेव, हर तरंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। तो हर तरंग दैर्घ्य का अगर तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगा तो उतना ही हिसाब से हमारे आंखों के अंदर उसका कंपन या आंखों के अंदर उसका हमें चीज देखने को मिलेगी। तो पॉइंट यहां पर यह होता है कि ये जो तरंग की वेवलेंथ होती है, देखो कलर क्या है, कलर असल में रियलिटी में रियल में कलर होते ही नहीं है। असल में कलर कुछ नाम की चीज नहीं है, कलर सिर्फ हमारे आंखों का वहम है, हमें आंखों की वजह से कलर दिखाई देते हैं। असल में कलर नहीं होती है, असल में अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली तरंगे होती हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरंगों दैर्घ्य वाली, उनकी वजह से हमारी आंखें उनको कलर में समझती हैं। असल में रियलिटी में कलर नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक दिखेगी, तभी रेड यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही सर। अलीश यादव के टोपी भी लाल है और उनको खतरे का निशानी बोल दिया है मोदी जी ने। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी। ठीक है, ओके। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि असल में कलर नाम की चीज नहीं होती है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की वेव्स होती हैं यानी कि वेव होती हैं। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि एक व्हाइट लाइट के अंदर कुल 7 तरीके की अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली तरंग होती हैं, वेव्स होती हैं, जिनको फिर हमारी आंखें कलर के आधार पर समझती हैं। अब वो जो कलर है उसको हम कैसे समझते हैं, वेबग्योर। अभी मैंने आपको वैसे पिछली स्लाइड में बता ही दिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेबग्योर, जहां पर वी का मतलब है बैंगनी यानी कि वॉयलेट, इंडिको यानी कि जामुनी, बी यानी कि ब्लू यानी कि नीला, हरा यानी कि ग्रीन, येलो पीला, नारंगी यानी कि ऑरेंज और फिर लाल। अब यहां पर समझना है कि इसको प्रकीर्णन के हिसाब से कैसे समझना है। तो अभी मैंने आपको चीज समझाई थी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वो होता है लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का। तो अगर आपको मैं बोलूं कि ये अगर आप ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ चलते जाएंगे तो आपका तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर विबग्योर है तो ये बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य का आपका
सीक्वेंस है, ऑर्डर है। अगर आप V से B की तरफ से जाओगे, फिर I से B जाओगे, फिर G जाओगे, Y जाओगे, तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा और आपका जो रेड है ना, वहां जाकर ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होता है? V का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। अब हम जो ग्रीन कलर यूज लेते हैं, जो हमारा सिग्नल होता है वो भी ग्रीन, तो हमें ग्रीन भी दूर से देखना होता है, तो इसीलिए हम ये वाले कम यूज करते हैं, बिकॉज ये ज्यादा स्कैटर करते हैं, इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। फिर ऑरेंज येलो लगभग रेड जैसे ही होते हैं, तो थोड़ा सा टोन चेंज करने के लिए हम उसका ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको ये ध्यान रखना है एक तो कि ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, और अगर उल्टा कर दें तो ये घटता हुआ क्रम है। कई बार हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बढ़ता हुआ क्रम क्या है और घटता हुआ क्रम क्या है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा R का, सबसे कम V का, और अगर घटते हुए क्रम की बात करें फिर वापस R से स्टार्ट होगा और V पे खत्म होगा। अब यहाँ पर अगर आप डिजाइन देखोगे ये वेव लेंथ की, तरंग दैर्घ्य होता क्या है, आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये वाला कंपन और ये वाला कंपन, इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसी भी दो कंपनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। दो वाइब्रेशन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आपका तरंग दैर्घ्य है ना, यहाँ पर ये आपका तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये फिर ये। तो पॉइंट यहाँ पर ये आप देख सकते हो, धीरे धीरे इसका तरंग दैर्घ्य गिर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो यही चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे तरंग दैर्घ्य कम हो रहा है। और अभी हमने देखा था कि स्कैटरिंग जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है, वो व्युक्त क्रमानुपाती होता है किसके? वेवलेंथ के, यानी कि तरंग दैर्घ्य के। इसका मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसमें स्कैटरिंग कम, और जिसमें तरंग दैर्घ्य कम उसमें स्कैटरिंग ज्यादा। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि किसके अंदर स्कैटरिंग आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो आपको बताना है कि ये जो 4 कलर मतलब 7 कलर जो है कौन से? विबग्योर। इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें स्कैटरिंग बतानी है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कहां पर होगी? तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है स्कैटरिंग का। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? स्कैटरिंग का। और हमें यह भी पता है कि यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। सॉरी उसका उल्टा बना दिया मैंने। ये बढ़ता हुआ क्रम यहां से स्टार्ट होगा, यहां से। तो ये हमारा जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं स्कैटरिंग की मात्रा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो स्कैटरिंग का अगर आपसे बोल दे बढ़ता हुआ क्रम तो आपको R से V तक जाना है, बट अगर तरंग दैर्घ्य का बोल दें बढ़ता हुआ क्रम तो आपको V से R की तरफ जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा विबग्योर जो होता है उसके अंदर अगर आपसे बोल दे प्रकीर्णन का बढ़ता हुआ क्रम, प्रकीर्णन का बढ़ता हुआ क्रम, तो आपको R से स्टार्ट करना है, V तक जाना है, और फिर अगर आपको बोल दे तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम तो ऐसे जाना है। अब कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं, अगर आपको वो बोल देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, आपको बोल देते हैं घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर वो डिक्रीजिंग बोल दें, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अब आपका स्कैटरिंग उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका घटता हुआ क्रम है, और तरंग दैर्घ्य में उल्टा हो जाएगा तो ये आपका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है प्रकीर्णन का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, प्रकीर्णन का घटता हुआ क्रम क्या है, दोनों में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ, विबग्योर हो जाएगा इसमें। तो ये 2-3 बार डायग्राम की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जब भी आप भूल जाओ या कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस डायग्राम को बना के एरो से याद कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकीर्णन के बारे में चीजें, और तो सारी चीजें यहाँ पर वही लिखी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, थ्योरी को, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। सर एक डाउट है मेरा, सनसेट एंड सनराइज ये क्वेश्चन आता है, तो रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है सनसेट और सनराइज वाला, देखो 2 तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पर अनूप। पहला क्वेश्चन ये है कि सनसेट और सनराइज की समय हमें सूर्य यानी कि सन डूबने के बाद भी दिखाई देता है और उगने से पहले दिखाई देता है। दोनों में क्वेश्चन का समझना मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम सूर्य की सनसेट और सनराइज की बात कर रहे हैं कि हमें वो पहले दिख रहा है या बाद में दिख रहा है,
तो वहां पर रिफ्रैक्शन है, तब वहां पर क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो सन है, जो हमारा सूर्य है, वो उगने के बाद भी दिखता है और उगने से पहले भी दिखता है। तो ये जो पहले और बाद में दिखने का जो खेल है, ये रिफ्रैक्शन करता है। अब रही बात दूसरी चीज, सनसेट और सनराइज के समय हमारा जो सन है, हमारा जो सूरज है, हमें बहुत ज्यादा लाल कलर का दिखता है। तो उसका कारण क्या है, तो वो कारण होता है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। तो ये सनसेट और सनराइज के दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो दोनों के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग लॉजिक है। सभी को समझ में आया है? और अनूप, आपका ये जो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? अगर रंग की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना है कि सनसेट और सनराइज की समय पहले दिखना बाद में दिखना, ये रिफ्रैक्शन है। और कलर के बारे में बात कर ले, रेड कलर का दिखना, तो ये हमारा प्रकीर्णन यानी कि हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया अनूप, वेरी गुड। सर ऑप्टिक समाप्त कब होगा? देखो भाई, कोशिश तो कर ही रहे समाप्त जल्द से जल्द करने की। चलिए, अब आता है रेनबो। अब ये रेनबो पर कई बच्चों को डाउट रहता है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंद्रधनुष, कि सर इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, इसके अंदर कौन सी चीज हमें देखने को मिलती है? ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह है कि आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष के अंदर क्या हो रहा है। अब इसको मैंने समझाने के लिए ये डायग्राम लेके आया हूं। आप मेरी सारी बातें भूल जाओ, बस इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देख लो। अच्छा, सबको पता है इंद्रधनुष होता क्या है? इंद्रधनुष मतलब आपका जो बारिश होती है, बारिश के बाद आपको ऐसे बादलों के अंदर अलग अलग कलर का आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंद्रधनुष के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। अब आप खुद देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सन से व्हाइट लाइट आई, इस व्हाइट लाइट को एक पानी की बूंद से गुजरी। कहां से गुजरी? पानी की बूंद से। तो पहली चीज तो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका माध्यम का चेंज होना। कैसे? हवा से पानी के अंदर जाना। तो एक तो इसके अंदर हो गया रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो एक तो इसमें अपवर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, माध्यम बदल रहा है, हवा और पानी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे ही वो अपवर्तन होता है तो ये देखो 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। किसमें हो जाता है? 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। वैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, 7 कलर में जो लाइट को हम तोड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा है जो मैंने पिछली बार बताया नहीं। प्रिज्म के अंदर जो हमने देखा था, तो प्रिज्म में क्या होता है कि जब एक व्हाइट लाइट, एक श्वेत प्रकाश 7 कलरों में बढ़ता है तो इसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिस्पर्जन। क्या बोला जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और हिंदी में बोला जाता है वर्ग विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है आपके प्रकाश का एक कलर से 7 कलर में टूट जाना। ठीक है, तो यही चीज होती है कि सबसे पहले अपवर्तन हुआ, फिर उसके बाद आपका डिस्पर्जन हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन यानी कि एक कलर का दूसरे कलरों में टूटना। ठीक है, अब देखो आगे जाके क्या हुआ, ये इससे टकराया, टकरा के वापस आया। देख सकते हो, ये इससे टकराया पानी की बूंद से। तो जब एक ही माध्यम में प्रकाश वापस टकराता है, आपको मैंने परिभाषा क्या बताई थी, जब एक ही माध्यम में लाइट आती है और वापस टकरा के उसी में चली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इसके बाद ये वापस मीडियम को चेंज कर रहा है और ये हमारा क्या हो गया? वापस रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है इसको हम TIR भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, TIR का मतलब ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको समझ लो अच्छे से, तो उसको हम समझते हैं। सर रेनबो बनता है सर जी, कब बनता है? देखो रेनबो तब बनता है जब हवा में बूंदें होती हैं, पानी होता है और उन पानी के अंदर आपकी लाइट जाती है, और जब उस पानी के अंदर लाइट जाती है तो उनसे वो कलर में निकलती हैं। ये होता है रेनबो। तो बारिशों के समय, बारिश होने के बाद आपका ये चीज बनता है। तो मेरी बात यहां पर समझना कि यहां पर 3 चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, नहीं, आपके कमेंट दिख रहे हैं नीतीश। हाँ, 2 तरीके के रेनबो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। भी अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बात यहां पर करने वाली यह है कि जिसपे क्वेश्चन बनते हैं कि यहां पर हो क्या क्या रहा है, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो पहली चीज अपवर्तन हो रहा है,
है ना। डिस्पर्जन यानी कि हमारा वर्ण विक्षेपण हो रहा है, और तीसरा हमारा TIR यानी कि रिफ्लेक्शन बोल दो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दो, ये भी हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि सर इसमें हो क्या क्या रहा है। तो अगर आप यहां पर लिखोगे तो इंद्रधनुष में अगर यहां पर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का एक अनोखा प्रभाव है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूंद सूर्य की किरणों पर पड़ती है ना, तो सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण है। देखो मुख्य कारण तो देखा जाए तो डिस्पर्जन ही है। डिस्पर्जन क्यों है? बिकॉज असल में हमारा मेन काम क्या हुआ है, मेन काम हुआ है व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ना। यानी कि रेनबो अगर बनने का मुख्य कारण पूछे, अगर वो आपसे यह पूछे कि मुख्य कारण क्या है, TIR, इफ लाइट इज प्रोपोगेटिंग डेंसर टू रेन। हाँ वही हो रहा है कि लाइट आपके भारी से हल्के में जाना चाहती है, बट वापस वो भारी माध्यम में आ गई। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण का मतलब होता है इंद्रधनुष कब काम का है, जब उसमें से कलर निकले, जब उसमें से 7 तरीके के कलर निकले। तो ध्यान रखना, इंद्रधनुष बनने का सबसे मुख्य कारण आपका विक्षेपण है ना, यानी कि आपका डिस्पर्जन है। पर अगर मैं बात करूं इसके अलावा और इसमें क्या होता है, तो अगर आपसे यह पूछ ले कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, ऑप्शन में अगर आपको यह बोल दे DOL होगा, DOL होगा में, क्या लिखना चाहते हो ठाकुर गोविंद? पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी का नाम ले लो सर जी। नीतीश जी का नाम ले लिया है हमने, टेक्निकल आर्मी का नाम ले लिया है। नीतीश भाई आर्मी लेके घूम रहे हैं। चलो नीतीश जी का नाम लेते रहते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या समझ में आया कि इंद्रधनुष के अंदर परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, और वर्ग विक्षेपण की घटनाओं का संयुक्त प्रभाव से बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में आपको यह पूछ ले सर ऊपर लाल और नीचे वॉयलेट होता है फर्स्ट में, हाँ उसको आप देख सकते हो, ऊपर वॉयलेट होता है और नीचे रेड होता है। चलिए, तो जो बच्चे कह रहे थे कि सर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसमें होगा, हाँ डिस्पर्जन मैंने बताया ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो होगा ही, जिसकी वजह से कलर आपको दिखते हैं। अच्छा DOL होगा मैं, ओके। चलिए, सभी को समझ में आया यहां पर जो मैंने चीज समझाई है? जो बच्चे कह रहे थे सर रेनबो के बारे में बता देना, इंद्रधनुष बारे के बता देना, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये सुन के उल्टा ही बनता है। हाँ 2 बार हो जाता है ना परावर्तन, परावर्तन होने की वजह से वो उल्टा हो जाता है। 7 कलर में जो पहले सीक्वेंस होता है कि ऊपर रेड होगा नीचे वॉयलेट होगा, बट फिर ये बाहर आता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अंदर इसके क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने पर ध्यान रखना। अगर ये पूछे माध्यमिक कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, तो आप जरूर लिखना वर्ग विक्षेपण। बट अगर आपको बोले ये किसका संयुक्त प्रभाव है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो उसमें ध्यान रखना परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, और वर्ग विक्षेपण तो होगा ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एक और क्रिया देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, बट हम सब टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन। अब ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि आपके सामने अगर कोई अवरोध रख दिया जाए, अवरोध यानी कि ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने रख दिया जाए और उसके अंदर से अगर प्रकाश को भेजा जाए, तो क्या होता है, प्रकाश उससे टकराकर अपनी दिशा को बदल लेता है। पॉइंट मेरा यहां पर यह है कि जो दिशा में बदलाव होता है, देखो रिफ्रैक्शन यानी कि हमारा अपवर्तन में दिशा बदलने का मेन हमारा काम नहीं है। रिफ्रैक्शन में हमारा मेन काम था वेग में परिवर्तन, यानी कि उसके स्पीड में चेंज होता है। वो माध्यम के परिवर्तन से स्पीड में चेंज की वजह से होता है। बट डिफ्रैक्शन में प्योर आपका बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि आपकी जो लाइट होती है वो बेंड होती है। इसका मतलब यहां ये है, कोई बात नहीं अनूप, ऑफलाइन क्लास मिस करेंगे, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या करें। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में बस इतना ही पढ़ना है कि डिफ्रैक्शन होता क्या है।
तो डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ जाना, बेंड हो जाना अवरोध के कारण यानी कि ऑब्स्टेकल के कारण। बाकी चीजें आप पढ़ लेना, पॉज करके आप इसको देख लेना, ठीक है, ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन यानी कि प्रकाश का ध्रुवन। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन। देखिए पहले आप समझिए प्रकाश होता क्या है। देखो लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश, और प्रकाश को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात समझ में आ गई। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, सरल भाषा में बताऊं तो ये अलग अलग विद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनती हैं। तो होता क्या है कि इसमें जो कंपन होते हैं, तरंग असल में क्या होता है, कंपन ही होता है। तो इसमें जो ये कंपन होते हैं आपको ध्यान रखना है ये हर दिशा में होते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक तो आपको ये येलो वाले कंपन दिख रहे हैं, एक आपको ये ब्लू वाले कंपन दिख रहे हैं। तो होता क्या है, जो लाइट होती है उसमें हर दिशा में कंपन होते हैं, हर दिशा में जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, उसमें कंपन देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि आप इसके सामने एक अलग तरीके का कांच रख देते हैं, एक अलग तरीके का आप फिल्म रख देते हैं जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब है कि जो ध्रुवन कराने के लिए सामग्री हम लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसके सामने ध्रुवन रखाने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है यानी कि पोलराइजर है वो अगर हम रख देते हैं तो देखना आप इसमें क्या समझ पा रहे हो कि इसमें येलो वाले तो निकल गए, यानी कि येलो वाले कंपन तो इसमें से पार हो गए, पर ये जो ब्लू वाले कंपन है ये वहीं रुक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लू वाले कंपन को इस पोलराइजर ने, इस वस्तु ने वहीं पर रोक लिया। अब ये ब्लू वाले को हटाने वाला जो ये काम था, इसी को बोला जाता है ध्रुवन। तो ध्रुवन का मतलब क्या है, सरल भाषा में देखें तो ध्रुवन का मतलब होता है कि जब आप प्रकाश में से कुछ वाइब्रेशन यानी कि कंपन को अगर हटा दें तो अब वो जो प्रकाश बन जाएगा उसको हम ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश तब कहलाता है जब उसमें बाकी सारे कंपन जो काम के नहीं है हम उसको हटा दें, हम सिर्फ कंपन को एक ही दिशा में रखें यानी कि एक ही डायरेक्शन में रखें। मैंने क्या बोला, जो रियलिटी में था उसमें वो कंपन हर जगह पे था, हर जगह पे था, पर जैसे ही हमने उसका ध्रुवन किया तो सारे जो दिशा में कंपन थे वो हट गए, बस एक ही दिशा में हमारा कंपन हो गया। तो इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ध्रुवन करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, तो सीधी सी बात है कंपन कम हो जाते हैं। कंपन कम होने की वजह से तीव्रता भी कम हो जाती है, इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। यानी कि पहले प्रकाश जितनी तीव्रता का था अब वो उतनी तीव्रता का नहीं होता है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि जो हम सन ग्लासेस पहनते हैं, जो सूर्य के अंदर हम चश्मे पहन के सूर्य को भी देख सकते हैं, सन को भी देख सकते हैं, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण यही है कि अब जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है हम उसको नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा चुभती है ना। क्यों चुभती है, क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, उसके कंपन बहुत ज्यादा हैं। हम उन सारे कंपनों को हटा के उसको सिर्फ एक कंपन में बदल देते हैं, इसीलिए हम उस सूरज को आसानी से देख पाते हैं उस चश्मे के द्वारा। तो उस चश्मे के ऊपर क्या लगी होती है, वो ब्लैक कलर की फिल्म लगी होती है, एक तरीके से पन्नी लगी होती है, और वो जो फिल्म या वो जो पन्नी होती है उसको पोलराइड कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर ये चीज बनाई है। तो ये पोलराइजर का काम ही होता है सारे अनवांटेड जो हमारे काम के कंपन वाइब्रेशन नहीं है उसको हटाना। ठीक है, आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए प्रकाश का ध्रुवन यानी कि ये जो ध्रुवन की क्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ लाइट में होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर बोल दे साउंड भी तो एक वेव है, ध्वनि भी तो एक तरंग है, बट ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता। यानी कि ध्रुवन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लाइट में, यानी कि प्रकाश में। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ओके, इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, फिर हमने क्या पढ़ा था, स्कैटरिंग, फिर हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साउंड में भी होती हैं, है ना, और ये आपकी लाइट में भी होती हैं, ध्वनि में भी होती हैं और प्रकाश में भी होती हैं। पर ये एक ऐसी चीज है ध्रुवन जो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आई होप सबको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा था कि प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है।
अब देखो जब व्यतिकरण की बात करते हैं तो मैं इसको आपको पहले सरल भाषा में समझाता हूं कि व्यतिकरण का मतलब क्या होता है। पहले देखिए, व्यतिकरण का मतलब होता है संयोजन, यानी कि जोड़ना। ये बेसिकली इसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किसको? तरंगों को। तरंग यहां पर कौन है? प्रकाश। जब आप दो प्रकाश को जोड़ते हैं, जब आप दो लाइट को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद प्रकाश का अध्यारोपण होता है, यानी कि सुपर इंपोजिशन होता है। पर ध्यान क्या रखना है? दोनों तरंगों की दिशा समान होनी चाहिए और दोनों तरंगों की आवर्ती सेम होनी चाहिए। मैं दोनों पॉइंट लिख रहा हूं, अच्छे से समझना। सेम डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और साथ में दोनों का आवर्ती भी समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब व्यतिकरण का मतलब होता है दो तरंगे जो समान दिशा में चल रही हैं और दोनों की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उन दोनों का अध्यारोपण यानी कि सुपर इंपोजन यानी कि जोड़ना, उन दोनों का ये जो जोड़ है इसको व्यतिकरण कहा जाता है। वापस समझ लो, प्रकाश के व्यतिकरण का मतलब क्या है? जब समान आवर्ती, आयाम समान हो नहीं हो चलेगा, तभी आप आयाम को हटा सकते हो। समान आवर्ती और समान दिशा आप जरूर कर देना, सब आयाम की जगह आप कर देना दिशा। ये जरूरी नहीं है कि आयाम सेम हो, नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिशा समान होनी चाहिए। समान आवर्ती और समान दिशा की दो प्रकाश तरंगे एक ही प्रकाश स्रोत से अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, लेट्स से इसका आयाम है a1, इसका आयाम है a2, तो जब हम दोनों तरंगों को जोड़ देंगे तो नया आयाम जो आएगा वो टोटल आयाम आएगा। वो टोटल आयाम इन दोनों आयाम का जोड़ होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी बिंदु पर अब तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी और किसी पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो तीव्रता जो है वो कम ज्यादा हमें व्यतिकरण में देखने को मिलती है। सर, सम एरर इन साउंड प्रॉब्लम। साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है सभी को? अनूप कह रहे हैं कि साउंड में कुछ एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। सबको आ रही है क्या? सभी को साउंड का इशू आ रहा है क्या? जल्दी फटाफट कमेंट करो। खर खर हो रहा है बस, यहां से तो सही है, कभी कभी हो रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलो आज फिर अपन इतना ही करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल शायद वापस इसको माइक को सही कर लेंगे। अब टाइम भी खत्म हो गया लगभग, तो कल हम व्यतिकरण को एक बार वापस देखेंगे। देखो मैंने फिर बोला है, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी मैं वापस पढ़ा दूंगा लक्ष्य, कल मैं इंटरफेरेंस वापस पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज जितना पढ़ाया उतना आप एक बार समझ लो। कल की क्लास में हम व्यतिकरण को वापस स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन और लगेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। हाँ, इंटरफेरेंस हम कल वापस करेंगे। ठीक है लक्ष्य, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहना। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।